मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के पार्ट सेकंड में आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। थर्मोडायनेमिक के पार्ट फर्स्ट में हमने आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में जाना। आज हम आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस होती क्या है। आइसोबैरिक प्रोसेस में जिस प्रकार हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में उसी प्रकार हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे आइसोबैरिक में हमारा प्रेशर एक बार था पूरी प्रोसेस के टाइम पे, उसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हमारा वॉल्यूम है वो फिक्स हो जाएगा। मीन्स अगर हमारा वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 लीटर वॉल्यूम हमारा पूरी प्रोसेस के टाइम रहेगा, तो हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब देखो, वॉल्यूम चेंज ना होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा वॉल्यूम है वो सेम रहेगा तो हमारा वर्क डन ना निकल पाएगा। हीट जो हम उसमें सप्लाई देंगे, जो भी हीट हम इसमें सप्लाई देंगे, तो उस हीट से क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा पीवी डायग्राम में, और एंट्रोपी और टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इंटरनल एनर्जी, हमारा एंथैल्पी और वर्क डन क्या निकलता है और हीट सप्लाइड कितनी निकलती है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो PV इक्वल टू RT फॉर्मूले में हमारा R तो पहले से कांस्टेंट होता है और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया V भी, तो जो P अपॉन T है वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब कांस्टेंट होने की कंडीशन में जब P अपॉन T कांस्टेंट है तो P1 अपॉन T1 और P2 अपॉन T2 ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी। अब जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो स्पेसिफिक हीट और डिफरेंस इन टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी इंटरनल एनर्जी निकल आती है। सेम इंटरनल एनर्जी इसमें भी निकलेगी, ये सेम रहती है सभी में, निकालने का फॉर्मूला भी सेम होता है। चेंज इनटू एंथैल्पी, एंथैल्पी भी इसमें सेम होती है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है और डिफरेंस इन टेम्परेचर है उसका मल्टीप्लिकेशन हमारी एंथैल्पी हो जाती है। इसके बाद हम वर्क डन देखते हैं। इसमें वर्क डन क्या निकलेगा। वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू P इंटू DV होता है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट हो गया, एक फिक्स वॉल्यूम हो गया। तो अगर यहाँ पे हम डिफरेंस इन वॉल्यूम निकालेंगे या चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम में चेंजेस कितने हो रहे हैं, तो अगर हमारा वॉल्यूम 5 लीटर है तो 5 माइनस 5 तो ये 0 हो जाएगा, डीवी पूरा 0 हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन हमारा पूरा 0 हो गया। मींस क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो बाकी सारी चीजें सही रहती है, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सेम रहती है, लेकिन जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। और जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला P अपॉन T इज इक्वल टू P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखते हैं इसमें टोटल हीट कितनी, मींस इसमें हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। हीट ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को ऐड कर देंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्क डन तो 0 है, तो हमारी हीट किसके इक्वल हो गई, इंटरनल एनर्जी की। यहाँ पे हमारा वर्क डन जो था वो पूरा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 हो गया। तो जो हमारी हीट ट्रांसफर थी वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गई। मींस अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम
करके और हीट ट्रांसफर करेंगे तो वो हीट पूरी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ही। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं? एंट्रोपी में चेंजेस का फॉर्मूला सेम ही है, d इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू dq अपॉन t। अब यहाँ पे जो हीट है तो ये हीट किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट और डिफरेंस इन टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन। तो जो डिफरेंस इन टेम्परेचर था उसको हमने dt लिख दिया और स्पेसिफिक हीट cv हो गई। तो cv कांस्टेंट है और ये dt हो गया। अब यहाँ से cv कॉमन आ गया। अगले स्टेप में cv हमारा कॉमन आ गया। अब cv कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? d इज इक्वल टू cv इंटू इंटीग्रल 1 टू dt अपॉन t। हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला तो लिमिट लग गई, d इज इक्वल टू cv log t 1 टू लिमिट हो गई। लिमिट ओपन किए, d इज इक्वल टू cv log t2 माइनस log t1। आगे सॉल्व करने पर क्या आ गया? d इज इक्वल टू cv log t2 अपॉन t1। अब यहाँ पे log t2 अपॉन t1 के प्लेस में हम, जहाँ पे ये t2 अपॉन t1 है, इसके प्लेस में हम p2 अपॉन p1 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग p अपॉन t इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो p1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2। तो p1 अपॉन p2 और t1 अपॉन t2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए तो t2 अपॉन t1 ये p2 अपॉन p1 के इक्वल हो गया। ये हमारा निकल आया चेंज इन एंथैल्पी। और यहाँ से हमारा पूरा जो इक्वेशन था वो पूरा सॉल्व हो गया, पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। अब इसको संक्षेप में थोड़ा सा समराइजेशन करके समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो हम जितनी हीट सप्लाइड करेंगे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा। जितनी हीट सप्लाइड होगी मींस जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो टेम्परेचर में चेंज होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा और प्रेशर में चेंज होगा। लेकिन हमारा जो वर्क डन होगा वो वॉल्यूम से मिलता है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। अब ये वर्क डन जीरो, बेसिक फार्मूला P अपॉन T इज इक्वल टू C कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का फार्मूला सेम है। वर्क डन हमारा जीरो है। हीट ट्रांसफर हमारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गई और चेंज इन एंट्रोपी cv log t2 अपॉन t1 हो गया। आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।